नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से नया वीडियो लेकर। दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में श्रद्धा मर्डर केस काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए भी कि जिस तरह से ये कत्ल हुआ, जिस तरह से उस लाश को बाथरूम में ले जाकर काटा गया और जिस तरह से सारे सबूत मिटाए गए, लाश के टुकड़ों को जंगलों में ले जाकर फेंका गया, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है। यही कारण है कि न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि हर घर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और अब इंतज़ार है कि पुलिस कैसे भी करके इस केस से संबंधित कोई भी एक ऐसा सबूत इकट्ठा कर ले जहां से ये केस कोर्ट में काफ़ी मजबूती से खड़ा हो सके और श्रद्धा को जो है न्याय मिल सके। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि इस तरह का ही एक केस दिल्ली में आज से करीब 11 साल पहले यानी कि 29 अक्टूबर 2011 को हुआ था, जहां पर श्रद्धा के ही जैसे उस लड़की की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को जंगल में ले जाकर सारे सबूतों को मिटा दिया गया। तो ऐसा ही एक केस हुआ था। लेकिन फिर कैसे पुलिस उस आरोपी तक पहुंची, कैसे फिर ये केस कोर्ट में चला और फिलहाल में इस केस की स्थिति क्या है, जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो में। और साथ में एक गुजारिश और कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो अब सीधे चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 17 साल पहले यानी कि 2005 में। 2005 में दिल्ली में एक व्यक्ति रहता था, सुमित हांडा। वो एक ट्रेवल कंपनी में बतौर मैनेजर काम करता था। सुमित हांडा का 2005 में रामा पिल्लई एक व्यक्ति था जिसका साउथ अफ्रीका में एक शोरूम था, अच्छा खासा बड़ा शोरूम था। सुमित की रामा पिल्लई से मुलाकात होती है 2005 में और उसके बाद इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और सीधे सुमित साउथ अफ्रीका चला जाता है और वहाँ पर रामा पिल्लई के शोरूम में बतौर मैनेजर काम करना शुरू करता है। 2005 के बाद कुछ समय बीत जाता है। सुमित की मुलाकात रामा पिल्लई की एक बेटी थी निरंजनी पिल्लई, उससे होती है। दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता नहीं चलता। उसके बाद ही परिवार की मर्जी से ये 2007 में यानी कि 2 साल बाद ही शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इन दोनों के बीच ठीक ठाक रहता है सब कुछ और 2010 में इनको एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद इन दोनों के बीच कहीं किसी बात को लेकर झगड़े होते हैं और झगड़ों के बढ़ने के बाद करीब 1 साल के बाद ही ये दोनों साउथ अफ्रीका से अपने बेटे के साथ ही दिल्ली आ जाते हैं। पुल प्रहलादपुर इलाके में एक घर लेते हैं। 2011 में ये जब दिल्ली आते हैं उसके बाद ही कुछ महीनों के बाद 29 अक्टूबर 2011 की एक रात आती है। उस रात जो है सुमित हांडा और निरंजनी पिल्लई के बीच किसी बात को लेकर के बहस होती है। बहस इस कदर बढ़ जाती है और सुमित जो है वो गुस्से में इस कदर बेकाबू हो जाता है कि वो निरंजनी पिल्लई के पेट में चाकू घुसा के जो लैपटॉप का चार्जर होता है उससे उसका गला घोट देता है और उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो ठीक श्रद्धा के ही जैसे आफताब ने जैसे किया था उस तरह से ही उस लाश को बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पर ले जा कर के उसके कई टुकड़े करता है। उन टुकड़ों को वो एक ट्रॉली बैग था उसमें कैसे करके पैक करता है पॉलीथीन में और इनमें रख के और उसको पैक करके फिर उस घर से निकल जाता है और अपने किसी दोस्त को फ़ोन करता है। दोस्त को फ़ोन करने के बाद वो दोस्त को कार से बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे हरियाणा के पास सोनीपत राय के जो जंगल है वहीं बॉर्डर पर वहाँ पर कहीं जाना है। तो दोस्त को भी लगता है कि कुछ शायद कोई सीरियस मामला होगा या कोई और बात होगी, तो दोस्त उसके साथ चलने के लिए हामी भर देता है। रास्ते में चलते चलते सुमित जो है वो अपने दोस्त से ये बात शेयर करता है। इन दोनों की किसी बात को लेकर बातचीत होती है और उसका जो दोस्त था वो पूछता है कि भाभी जी कहाँ पर हैं। इस बात के बाद ही सुमित जो है वो अपने दोस्त से शेयर करता है कि तुम्हारी जो भाभी है
उसका मैंने कत्ल कर दिया है और कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े करके उन्हें एक बैग में भर के अब मैं उन्हें ठिकाने लगाने जा रहा हूँ और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जो लाश है वो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में ही है पीछे की तरफ। ये सुनकर के सुमित का जो दोस्त है वो हक्का बक्का रह जाता है और वहीं पर जिस सुनसान जगह पर वहाँ पर गाड़ी रोकता है और पीछे ले जाकर डिक्की को खोलता है और देखता है कि सच में उसमें एक बैग है और बैग में लाश है। वो क्या करता है, सुमित को उस बैग को निकालने के लिए कहता है और उसी सुनसान जगह पर सुमित को छोड़ देता है और गाड़ी ले जाकर वो भाग जाता है। इसके बाद ही सुमित एक और दोस्त को फ़ोन करता है और उसको कार से उसी जगह पर बुलाता है। जब वो दूसरा दोस्त आता है, ये दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं हरियाणा के बॉर्डर की तरफ। तो कई दूर किलोमीटर चलने के बाद जब वो सोनीपत राय के जंगल आते हैं, वहाँ पर जा कर के वो जो दोस्त से सुमित फिर से ये बात शेयर करता है, क्योंकि सुमित सोच रहा था कि मैं जंगल में जा रहा हूँ अकेला, तो किसी की अगर मदद हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। यही सोच के चलते सुमित ने उसके जो दोस्त था उससे फिर से ये बात शेयर की और कहा कि मैंने मेरी वाइफ का कत्ल कर दिया है और लाश जो है वो डिक्की में है। तो ये सुनकर के पहले जैसे ही ये वाला जो दोस्त था ये भी गाड़ी स्टार्ट करता है, उस बैग को बाहर निकालने को बोलता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। चूँकि सुमित हांडा सोनीपत राय के जो जंगल है उसके करीब ही था, तो वो उसके बाद उस बैग को जंगल में ले जाता है और उससे पहले वो एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदता है और उस जंगल में उस बैग को ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर उस लाश को आग लगा देता है और उसके बाद वो कैसे करके वापस से अपने घर आ जाता है। इस दौरान क्या होता है कि सुमित का जो दूसरा वाला दोस्त था जिसको मदद के लिए उसने बुलाया था, वो दोस्त को लगता है कि कहीं इस कत्ल में मैं ना फंस जाऊं। वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस से ये सारी कहानी बताता है, लेकिन पुलिस को उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन बावजूद उसके पुलिस वाले जब उस अपने उच्च अधिकारी जो थे, उनसे ऊपर वाले अधिकारी, उनसे ये बात शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद ही वो सुमित हांडा के घर जाते हैं देखने के लिए कि क्या सच में निरंजनी पिल्लई नाम की कोई महिला है जिसका सुमित हांडा ने कत्ल किया है। वो सिर्फ एक जांच करने के लिए जाते हैं और वहाँ जा कर के वो सुमित हांडा से पूछते हैं। तो सुमित हांडा बताता है कि मेरी जो वाइफ है वो साउथ अफ्रीका चले गई है। उसके बाद पुलिस वाले ये कंफर्म करने के लिए साउथ अफ्रीका में उसके मम्मी पापा को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। साउथ अफ्रीका में जो उसके मम्मी पापा थे निरंजनी पिल्लई के, वो पुलिस से ये कहते हैं कि निरंजनी पिल्लई साउथ अफ्रीका आ गई है और अभी अपने किसी दोस्त के यहाँ है, वो अब कुछ ही समय में घर पर आएगी। तो पुलिस को लगता है कि किसी ने ये हमारे साथ मजाक किया है। उसके बाद पुलिस वापस आ जाती है, लेकिन वो सुमित हांडा को अपनी निगरानी में रखती है। लेकिन 29 अक्टूबर को ये कत्ल होने के बाद ही 30 अक्टूबर को सुमित एक दूसरे पुलिस स्टेशन में जा करके अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है और वो कहता है कि 30 अक्टूबर को शाम को करीब रात को मेरी जो वाइफ है निरंजनी पिल्लई, उसने मुझे चाय में कुछ नशे की गोलियां खिलाई और घर से सारे नकदी और जो गहने हैं वो लेकर के भाग गई। तो उसके बाद ये अलग पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट दर्ज की गई थी और जो दोस्त था वो अलग पुलिस स्टेशन गया था। जब दोनों एफआईआर क्रॉस चेक हुई और पुलिस वालों को ये भनक लगी, तो उसके बाद ही पुलिस फिर से सुमित हांडा के पास गई और उसके बाद ही सुमित हांडा को गिरफ्तार किया पुलिस ने और उसके बाद उसको रिमांड पर लिया थाने में। जब सुमित हांडा से काफ़ी सख्ती से पूछताछ की तो सुमित ने सारी बातें उगल दी और सुमित ने बताया कि हाँ, मेरी जो बीवी है उसका साउथ अफ्रीका में एक आदमी के साथ अफेयर था, मैंने उसको देख लिया था, साथ ही उसके जो लैपटॉप है वहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई। तो यही कारण था कि मैं उस पर शक करता था और उसका किसी और लड़के से अफेयर था। तो इस बात को लेकर बहस हुई और मैंने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन श्रद्धा केस के जैसे ही पुलिस के सामने मुसीबत ये थी कि कई दिन बीत गए थे इस केस को और जो जंगल में निरंजनी पिल्लई का जो शव था वो तो पूरी तरह से जल गया था, लेकिन वहाँ पर कई राख बची थी। तो जो पुलिस को मिली और पुलिस उसको फॉरेंसिक जांच के लिए अपने साथ लेकर आई। लेकिन साथ में जो चाकू था जिससे सुमित हांडा ने लाश को काटा था वो करीब 20 दिन के बाद मिला।
लेकिन इस केस में भी आफताब के जैसा ही हुआ। जब सबूत मिटाने की बात आई तो पुलिस जब सुमित हांडा के घर गई थी तो वहाँ पर उसने बाथरूम के जो सारे टाइल्स थे वो इन दिनों में चेंज कर लिए थे। तो ये था सुमित हांडा और निरंजनी पिल्लई का केस, जहाँ पर निरंजनी पिल्लई की हत्या कर दी थी सुमित हांडा ने, जिसमें करीब 20 दिन के बाद ही ये केस पूरी तरह से खुल गया था। उसके बाद जब पुलिस ने वो राख वगैरह जो थी उसके सैंपल लिए थे, उनको फॉरेंसिक के लिए पहुंचाया गया था। तो फॉरेंसिक ने भी ये माना कि ये जो राख है ये निरंजनी पिल्लई की लाश की ही है। तो उसके बाद करीब आज 11 साल बीत गए। कुछ दिनों बाद ही इस केस की सुनवाई है, लेकिन न ही हाई कोर्ट में न ही सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि निचली अदालत में ही अभी ये केस चल रहा है। कोरोना के बाद से जो आरोपी था सुमित हांडा, उसको कई जो कैदी थे जेल में उनको जब छोड़ा गया था जमानत के लिए, तो उसमें सुमित हांडा का भी नाम था और सुमित अभी जमानत पर बाहर है। लेकिन साथ में कुछ दिनों में ही इस केस की सुनवाई भी है। तो ये थी कहानी निरंजनी पिल्लई हत्याकांड की जो 2011 में हुआ था। और साथ में श्रद्धा मर्डर केस से संबंधित और भी कोई नई अपडेट्स अगर होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी तक निरंतर पहुंचाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। और साथ में अगर इस तरह के और भी कोई वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि हम उन्हें क्रिएट करें, कोई ऐसी कहानी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। आज फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।